गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक। पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कितने दावपेच कर रही थी। अन्य जो कंपनियां थी डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, उनको उसने भगा दिया था, उनका व्यापार बहुत सीमित कर दिया था और किस तरह से व्यापार से युद्ध तक आ गई थी। जैसे बंगाल में उन्होंने सबसे पहले व्यापार शुरू किया तो हमने देखा कि वहाँ के जो शासक थे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला बने थे। उसके बाद वो जो है इन पर प्रतिबंध लगा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर। तो हमने देखा था कि किस तरह से वो उन शासकों से विरोध कर रहे थे और व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो है वो जो है उनको अधिकारियों को अपमानजनक चिट्ठियाँ भी उन्होंने लिखी थी। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और कंपनी का कहना था कि अगर हमें जहाँ मुक्त व्यापार नहीं करने दिया जाएगा तो हमें जो है यहाँ किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। लेकिन बंगाल के नवाब ऐसा करने को तैयार नहीं थे। तो दिनों दिन उनमें क्या होता गया, टकराव बढ़ता गया। 1656 में हमने देखा था कि अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना था। और सिराजुद्दौला भी ये अंग्रेज़ों पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहा था और वो जो है नजराने मांग रहा था। तब पढ़ा था ना अपन ने यहाँ है कि जो बंगाल के नवाब शक्तिशाली थे उन्होंने कंपनी को रियायतें देना बंद कर दिए, सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया। ये सारे प्रतिबंध किसने लगाए? बंगाल के नवाब ने। जबकि कंपनी इन सबको बेतुकी बातें मानती थी। ये मांगों से व्यापार उसका क्या हो रहा था, नवाब की बातों को बेतुका मानती थी और कहती थी कि इससे हमें व्यापार में खूब घाटा हो रहा है। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य दिनों दिन टकराव बढ़ता गया और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य जो है प्लासी का युद्ध हो गया। 1756 में इसकी अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब बन गया। ये हमने देखा। सिराजुद्दौला ताकतवर था, वो कंपनी पर प्रतिबंध लगा रहा था, लेकिन कंपनी जो है कैसा नवाब चाह रही थी? कठपुतली नवाब चाहती थी। और सिराजुद्दौला उनके हाथों की कठपुतली नहीं बना। उसने 30,000 सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ जो है कासिम बाजार की इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और उसके बाद वो कहाँ चला गया? कोलकाता में, जहाँ पर किलेबंदी कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पहुँच गए। तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाएं रवाना कर दी। यहाँ तक भी हमने देख लिया था। ठीक है। कुछ नवाब के साथ लंबे समय तक तो रॉबर्ट क्लाइव सौदेबाजी करता रहा, लेकिन जब नवाब नहीं माना सिराजुद्दौला तो 1757 में जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो है प्लासी के मैदान में जंग छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया। अब वो युद्ध जो है सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति मीरजाफर की गद्दारी के कारण हार गया। मीरजाफर को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बेला फुसलाकर अपनी तरफ मिला लिया, जिससे कि मीरजाफर की जो सैनिक टुकड़ियां थी उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया और इसने धोखाधड़ी भी की थी। मीरजाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने, अंग्रेजों की तो शुरू से नीति थी ना फूट डालो और राज करो की, तो वो सेनापति और सिराजुद्दौला के मध्य फूट डाल दी। मीरजाफर को लालच दिया कि अगर हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो सिराजुद्दौला को मारकर तुझे जो है बंगाल का नवाब बना देंगे। ऐसे मिर्जाफर लोभ में आ गया और उसने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की, गद्दारी की और सिराजुद्दौला 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्लासी का युद्ध हार गया। ठीक है। और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। या जो है आप पढ़ोगे, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता में ये चिट्ठी लिखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई के बाद क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश
मंत्री विलियम पिट को लिखी थी। उसमें क्या लिखा कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इतनी समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव आसानी से जीत गया। उसको जो है, जैसे मिर्जापुर ने गद्दारी की थी तो उनको और हमारी कमजोरी पता चल गई कि ये भारतीय तो ऐसे हैं, अपनों के साथ ही गद्दारी करते हैं। तो उसने उसको लिखा पत्र कि भारत पर आसान वो सत्ता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है। यानी निश्चिंत हो गया, उसने आसानी से जो है बंगाल पर अधिकार कर लिया था। हमारी कमजोरी थी वो कि क्यों वो जो है मिर्जापुर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। अगर पहले युद्ध में ही अंग्रेज हार जाते तो आगे उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती ना। लेकिन वो पहले ही वार में जीत गए तो आगे उनके हौसले बुलंद हो गए। आगे भी जो है उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो देखो अब क्या होता है। ये सब उसने जो है चिट्ठी लिखकर विदेश मंत्री के विलियम पिट को चिट्ठी लिखकर संभावना दे दी कि हम आसानी से कर सकते हैं भारत पर कब्जा। तो एक बंगाल पे, इस पे तो हो ही गया था, बंगाल पे। आगे देखो, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, पहली बार में जीत गए ना वो, पहले तो उनके हौसले बढ़ गए। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मिर्जापुर नवाब बना। वो पहले ही तय हो गया था, उसने कह दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अपनी भी कंपनी भी अभी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। अभी भी कंपनी को जो है शासन की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी। वो तो कठपुतली नवाब चाहते थे कि जीत के हम अपने से अधिकार में कर ले, हम चाहे उसको नवाब बना दे और वो नवाब हम जैसे चाहे वैसे हमें व्यापार करने दे। सत्ता स्थापित करने का अभी भी मानस कंपनी का नहीं था ज़्यादा। तो देखो, तो शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। ये सिर्फ यहाँ पर जो है स्वतंत्र व्यापार करके कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी। तो उन्होंने मिर्जापुर को नवाब बना दिया। अगर वह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि प्लासी की युद्ध, उसको तो मार दिया और मिर्जापुर को नवाब बना दिया। अब कंपनी भी अभी भी शासन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। व्यापार का फैलाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य था और उनका मानना था कि अगर इस तरह से मिर्जापुर जैसे कठपुतली नवाब बनाकर स्थानीय शासक तो शासन करते रहे और हम उनसे अपनी पूरी मांगे मनवाते रहे तो हमें किसी राज्य पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी के अधिकारियों की सोच थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे मिर्जापुर को नवाब बना दिया तो मिर्जापुर इस कंपनी की बात तो मानता, लेकिन अपनी प्रजा के प्रति भी शासक होने के कारण उसका कुछ फर्ज था। तो अगर वो जो है अधिक कर लगाता या किसी भी तरह से प्रजा को परेशान करता तो जनता भी उसका विरोध करती थी। तो जनता के प्रति भी फर्ज निभाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए नवाब। तो अब वो बेचारा क्या करे। ऐसे में मिर्जापुर ने जब अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हटा दिया और उसको लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कौन सा रास्ता कि हम शासक तो इन्हीं को बनाए रखे और इनसे हम अपने काम निकलवाते रहे, मुक्त व्यापार करते रहे, ये वाला रास्ता। तो क्यों कठिन था, देखो आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। बताया ना मैंने आपको, भाई नवाब है तो प्रजा के लिए भी कुछ करना पड़े। अब प्रजा के लिए करे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मांगे पूरी नहीं कर सके नवाब। तो ये जो रास्ता उन्होंने अपनाया ना, कौन सा कि शासक उन्हीं को बना दे, स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई उनको शासक बना, वो जो है उनको अपने अधिकार में कर ले, अपनी बातें मनवाते रहे। पहले तो ये सोचा था, लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था। क्योंकि जो नवाब वो अंग्रेज बनाए, जैसे मिर्जापुर को बनाया, तो उसे प्रजा की भी इच्छाएं पूरी करनी थी। प्रजा की नज़र में भी सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था नवाब को। प्रजा की नज़र में अच्छा बने तो अंग्रेजों की नज़र में, ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में बुरा बनना पड़े। उसकी मांगे पूरी नहीं कर सके तो वो नाराज।
ये समस्या हो गई थी। तो देखो, तो फिर कंपनी क्या करती, अब क्या करती कंपनी, जब मिर्जापुर ने कंपनी का विरोध किया, अब अपने प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करे, तो मिर्जापुर ने कंपनी का विरोध किया, भाई हम तुम्हारी ये मांग पूरा नहीं कर सकते, या तुम हमारे बंगाल में ऐसा मत करो, जनता विरोध कर रही है ऐसा। अब मिर्जापुर कंपनी का विरोध करने लगा, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसे बना दिया? मीर कासिम को। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हो गई। मीर कासिम को बना दिया, मिर्जापुर को हटा दिया, मीर कासिम को बना दिया। कुछ समय तो मीर कासिम भी उनकी अपेक्षाएं पूरी करता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन वही नवाब के सामने तो अपनी प्रजा का भी होता है ना, कि प्रजा के लिए भी वो कुछ करे। तो मीर कासिम भी मिर्जापुर की तरह ही कंपनी का थोड़ा विरोध करने लगा, तो अंग्रेज अधिकारी उससे भी परेशान हो गए। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। बक्सर का युद्ध कब, किसके बीच हुआ? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव भी था, और मीर कासिम भागकर अवध चला गया। अवध के नवाब ने भी मीर कासिम की सहायता की, और दोनों जाकर वहाँ चले गए दिल्ली, और दिल्ली के बादशाह ने भी सेनाएं भेजी बक्सर के युद्ध में। तो मीर कासिम, अवध के नवाब की सेनाएं और बादशाह की सेनाएं, दिल्ली के बादशाह की सेनाएं, इन तीनों संयुक्त सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पराजित कर दिया बक्सर के युद्ध में। 1764 के बक्सर के युद्ध में दिल्ली की, अवध की और बंगाल की तीनों सेनाओं को पराजित कर दिया। तो अंग्रेजों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए। तो बक्सर का युद्ध कब और किस किस के, मुख्य तो कौन था? मीर कासिम। कब और किस किस के मध्य हुआ बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ, और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। वैसे तीनों सेनाएं वो तो उसका सहयोग कर रही थी ना, उन्होंने, अवध के नवाब ने, दिल्ली के बादशाह ने सेनाएं दी थी मीर कासिम को। तो इसमें भी बक्सर के युद्ध में उसको भी हारना पड़ा। किसको? मीर कासिम को। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मिर्जापुर को दोबारा नवाब बना दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया? उसको बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया 1764 में, और बंगाल से उसको भगा दिया, और दोबारा किसको बना दिया? उसी मिर्जापुर को बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मिर्जापुर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखो 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ, मीर कासिम को हराकर वहाँ से बंगाल से भगा दिया और मिर्जापुर को नवाब बना दिया, और क्या कह दिया कि नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी दे देगी और नवाब चुपचाप बैठा रहे। हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी आ गई थी सब बक्सर के बाद। तो प्लासी के युद्ध के बाद तो बंगाल पर ही अधिकार हुआ था स्वतंत्र व्यापार कार्य से, और बक्सर के युद्ध के बाद अवध का नवाब भी तो था जिसकी सेनाएं भी हार गई थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वो सारा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में हो गया था। अब उन्होंने क्या किया कि मिर्जापुर को दोबारा नवाब बना के उसको 5 लाख रुपए कंपनी हर महीने चुकाने के लिए तैयार हो गई, और किसी प्रकार का कोई शुल्क कहीं पर भी नहीं देती। अब सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी कंपनी को और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी, यानी कंपनी की अधिक से अधिक आकांक्षाएं बढ़ती गई। 1765 में मिर्जापुर की मृत्यु हो गई, तब कंपनी के इरादे और बदल गए कि अब हम किसी को भी नवाब नहीं बनाएंगे और हम खुद शासक बनेंगे। ठीक है, 1765 में मिर्जापुर की मृत्यु हो गई और उनके कंपनी के इरादे बदल गए। अब वो जो है सत्ता प्राप्त करना चाहती थी कंपनी। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए, अब कठपुतली नवाब उन्होंने बनाए अपने इशारों वाले, लेकिन नवाबों ने भी उनकी हर इच्छा पूरी नहीं की कंपनी की, तो उनके अनुभव सही नहीं रहे। पहले तो चाहते थे ना भी स्थानीय शासकों को बना दे, शासन का काम ये संभालते रहेंगे, हम तो बस अपना व्यापार बढ़ाते रहेंगे, व्यापार में ये हमारे साथ कोई दखलंदाजी ना करे, ये चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वो कर रहे थे तो उनको सही नहीं लगा कि अब किसी को नवाब नहीं बनाना। खराब अनुभव रहे उनके नवाबों के प्रति। देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, कि अब हम खुद नवाब
बनेंगे। ठीक है, तो देखो आगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब आखिरकार क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी अपने हाथों में ले ली कि यहाँ का शासक कंपनी रहेगी, यहाँ शासन ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद, अंडरलाइन कर लेना बेटा, मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बाद क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि हम खुद नवाब बनना पड़ेगा। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। भारत का बादशाह तो मुगल सम्राट था ना, तो उसने जो है बंगाल प्रांत का की दीवानी किसको सौंप दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी को एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत के ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। भारत के साथ उसका 18वीं सदी के शुरुआत में ही भारत के साथ व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। भारत में तो था ही यही ना, भारत विदेशों में अपनी चीज़ें बेचता था और उसके बदले भारत में क्या आता था, सोना चांदी। इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आगे देखो, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, और कोई चीज़ तो थी नहीं। ब्रिटेन को क्या देना पड़ता था भारत को, सोना चांदी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन ने सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब देखो क्या हुआ, पहले तो भारत के से जो ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन ले जाई जाती खरीद कर व्यापारियों द्वारा, तो उसके बदले क्या देना पड़ता था, सोना चांदी देना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन के पास और कोई चीज़ देने के लिए थी नहीं, और भारत में उनका व्यापार वो इतना विकसित था नहीं कि वो यहाँ का खर्चा यहीं निकाल सके, ऐसा नहीं था, क्योंकि बंगाल के नवाब वगैरह शुल्क लेते थे ना। अब क्या हुआ, दीवानी मिलने के बाद बंगाल, बिहार की, उड़ीसा, उधर उस क्षेत्र की दीवानी मिलने के बाद जो है ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, यानी भारत ब्रिटेन से सोना कम आने लगा बंगाल की दीवानी मिलने के बाद, और ब्रिटेन से सोना लाने की अब उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब वो क्या करते थे कि भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही वो कंपनी के सारे खर्चे निकाल लिया करते थे। भारत से जो सूती और रेशमी कपड़ा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी, और अपनी फौजों के लिए यानी अपनी सेना के लिए जो खर्चा होता था, वो किले बंदी का, दफ्तर का, जो खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ होता था, वो सारा यहाँ का यहाँ ही निकाल लेती थी। क्यों, क्योंकि अब कर तो चुकाना ही नहीं पड़ता था, शुल्क तो देना ही नहीं पड़ता था, मुक्त व्यापार कर रही थी कंपनी। इसलिए जो है अब कंपनी को व्यापार में अधिक से अधिक लाभ होने लगा, क्योंकि अब नवाब हो तो शुल्क मांगे, खुद दीवान बन बैठे थे, तो अब कंपनी को व्यापार में लाभ होने लग गया था। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। नवाब बन गई, सत्ता और ताकत, सत्ता भी थी, खुद शासक, और ताकतवर हो गए थे। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हर कर्मचारी जो है वहाँ का नवाब बनने के लिए तैयार हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास, यानी मद्रास नाम था, अब क्या है चेन्नई, आया था, तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। अंडरलाइन कर लो। ये प्रश्न भी बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया तब उसकी आयु कितनी थी, सिर्फ 18 वर्ष की थी 1743 में।
ठीक है, जिसने 1757 में युद्ध लड़के बंगाल के नवाब को हरा दिया था। 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ। 1767 में 2 बार गवर्नर 67 तक 43 से 67 तक रहा था रॉबर्ट क्लाइव यहाँ, और 2 बार गवर्नर जनरल बन गया था यहाँ का, और फिर भारत के लिए हमेशा से 1767 में रवाना हुआ। तो यहाँ उसकी कितनी है ये 401.102 पाउंड के बराबर जो है उसकी दौलत थी, या खूब दौलत कमाई उसने यहाँ पर। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति, अकूत यानी जिसको कूद ही नहीं सके, अंदाजा नहीं लगा सके, इतनी संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। जब वो 1767 में यहाँ से गया ना, 18 साल का आ गया था 1743 में, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और 1764 में गया जब उसकी 104.102 पाउंड, इतनी अनगिनत अकूत जिसका अंदाजा नहीं लगा सके, इतनी संपत्ति थी। तो वो वहाँ पर जो है ब्रिटेन में जो है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और उसको जो है अपनी सफाई पेश करनी पड़ी थी, और संदेह होने लगा वहाँ की सरकार को कि इतनी संपत्ति कैसे लेके आया। उसके भ्रष्टाचार के आरोप से उसको न्यायालय ने बरी तो कर दिया, लेकिन फिर 1774 में उसकी आत्मा ने खुद गवाह नहीं दी और उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया और वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब को ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनका किनका, किसके बारे में, इस पैराग्राफ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर यहाँ आए भारत में और यहाँ से जो है काफ़ी धन संपदा इकट्ठी करके वापस इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। उनको वहाँ क्या कहा जाता था, नवाब कहा जाता था, है ना। ज़िंदगी बसर करे, इतना ही पैसा कमाना चाहते थे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस गए, वो ब्रिटेन जाकर आलीशान जीवन उन्होंने जिया था। और यहाँ से जब भी तो हम कहते हैं ना, अपना सब कुछ लूट कर वो वहाँ ले गए थे। अब आगे पढ़ेंगे अपन कंपनी का फैलता शासन। अभी तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस क्षेत्र पर ही अधिकार हुआ। अब कंपनी आगे और कैसे बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो है प्लासी के युद्ध से ही शुरू होता है। आपको ये याद रखना है इसमें कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का शासन सबसे पहले भारत के कौन से प्रांत में स्थापित हुआ, या अंग्रेजों ने सबसे पहले सत्ता कहाँ प्राप्त की, कहाँ की, बंगाल में। प्लासी के युद्ध 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और जो है बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। फिर 1764 में मीर कासिम को हराया, और मीर कासिम 1764 में उसको हराने के बाद तो वो खुद ही नवाब बन बैठे 1765 में, ठीक है। सबसे पहले बंगाल में 1765 में जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ की दीवानी मिल गई और बंगाल की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। कब, 1765 में आई सत्ता तो, लेकिन अधिकार तो 1757 में ही हो गया था। ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है, क्योंकि वो कठपुतली नवाब थे, मिर्जाफर, मीर कासिम। तो आप यहाँ तक पढ़ना और समझना बेटा, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न जो भी बन रहे हैं, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, या आप प्रश्न लिखकर उत्तर लिखोगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, ये लिखोगे इस तरह से। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, देखो इसको पढ़ना आप, ये आप पढ़ोगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, जिसने भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध लड़े और सबसे पहले युद्ध जीतकर यहाँ पर सत्ता स्थापित करने का
में योगदान दिया, वो खुद के लिए क्या कहता था और उसकी स्थिति क्या थी। खूब अपार धन संपदा लूट के ले गया, उस पर ब्रिटिश न्यायालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। खैर वो बरी हो गया था आरोप से, लेकिन उसने 1774 में क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। उसका अपना अंदाज है, यहाँ इसको पढ़ना। ठीक है, अब है कंपनी का फैलता शासन, अगले वीडियो में देखेंगे अपन। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर याद रखोगे सबके और लिखोगे कॉपी में बना के।